हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू 10 मिनट थिंकर सीरीज। और आज की क्लास जो है 10 मिनट की है आपकी। आपको एससी दुबे का जो टॉपिक है उसको समझाएगी। तो एससी दुबे, श्यामा चरण दुबे, ठीक है, जो हमारे थिंकर हैं उनके थोड़े से बैकग्राउंड को देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ही इज एन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वेल एज सोशियोलॉजिस्ट, यानी कि मानव शास्त्री भी हैं और समाज शास्त्री भी हैं, जिन्होंने इंडियन विलेजेस, यानी कि पर्टिकुलरली आई एम सेइंग इंडियन विलेजेस, यानी कि भारतीय गांवों के ऊपर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी कि संरचनात्मकवाद और प्रकार्यवाद के दृष्टिकोण अप्रोच को लगाया है। और इन्होंने एक आइडिया है जो कि रिजेक्ट कर दिया है कि विलेजेस जो है वो स्टेटिक है, जैसा कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स माना करते थे। तो कॉलोनियल प्रोडक्ट जो था वो ये था कि इंडिया के जो विलेजेस हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते, लेकिन श्यामा चरण दुबे जो है उस आइडिया को करते हैं अस्वीकार, क्योंकि इनका मानना है कि इंडिया के जो विलेजेस हैं वो यहाँ पे चेंजिंग है और इसलिए अनचेंजिंग का टाइटल उनको सूट नहीं करता। इनकी स्टडी है शमीरपेट विलेज की, ठीक है, इंडियन विलेज, जो कि बहुत ही एक फेमस लैंडमार्क बनी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टडी को हम लोग शमीरपेट में जो पर्टिकुलर एक विलेज है वहां पर होता हुआ देखते हैं। इनका लाइफ एंड करियर की अगर बात करें तो एक बहुत ही फनी चीज़ है और अच्छी भी है, बिकॉज मैं और एससी दुबे सर एक सेम बर्थ डेट को शेयर करते हैं, विच इज़ 25 जुलाई, ठीक है। सो दैट इज हियर 1922 में इनका जन्म हुआ था एंड देन ही डाइड इन 1996 व्हेन आई वाज बोर्न एक्चुअली, ठीक है। तो एमपी में फिर उनका जन्म हुआ एंड देन ही डाइड इन 1996। इनका जो एजुकेशन है वो एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस से था, विच वाज फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। इनके जो अर्ली रिसर्च है उसके अंदर यहाँ पे कमार ट्राइब के बारे में आता है, जो उनका कल्चर, ठीक है, उन लोगों की एथनिसिटी, उनके सोशल पूरे के पूरे बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो कमार ट्राइब जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की ट्राइब है, जिसकी स्टडी इन्होंने छत्तीसगढ़ में करी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि इन्होंने पढ़ाया है उसके बाद बिशप कॉलेज के अंदर, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इनको ऑब्जर्व किया गया है पढ़ाते हुए। एंड देन ऑल्सो कि ये इन्फ्लुएंस किससे थे, ये इन्फ्लुएंस थे डीएन मजुमदार और साथ ही साथ रेमंड फर्थ से। और इनकी स्टडीज़ का असर आता भी है। अगर आपने रेमंड फर्थ को पढ़ा होगा तो आप इस बात को ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। अब आते हैं इनके प्रोफेशनल रोल्स। तो इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में काफ़ी सारे अच्छे रोल्स को यहाँ पर निभाया, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल्स यहाँ पे क्या क्या हैं। सबसे पहले है डिप्टी डायरेक्टर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के एडवाइज़र रहे हैं। कैसे रहे हैं अभी पता लगेगा आपको। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट की जो एक पर्टिकुलर एक पल्स है जहाँ पे हम लोग उसका पार्ट बनना, उसकी मेंबरशिप रखना हम लोग बहुत ही गर्व की बात समझते हैं, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट ये रहे हैं 1 साल तक। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर इनका यूनेस्को और यूएनओ में भी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी एक रोल रहा है। एंड आईसीएसएसआर के नेशनल फेलो भी ये रहे हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के फेलो, ठीक है। अब आते हैं इनके टॉपिक पे। तो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या थी, सबसे पहली बात तो कि ये एक अंतर विषयक अध्ययन है उसको एडवोकेट करते थे, उसकी वकालत करते थे, विच इज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ जोड़ा, ठीक है। पहली चीज़ है मैक्रो लेवल, यानी कि बड़े स्तर का समाजशास्त्र, और साथ में एम्पेरिकल प्रिसीजन, जो कि यहाँ पे शायद शैलो लेवल पे स्टडी करता है, लेकिन ही मेड श्योर कि हम लोग फिर भी डेप्थ में घुस करके एक बड़े लेवल का समाजशास्त्र पढ़ पाए। इन्होंने प्रपोज किया है कि हमको जो कॉम्प्लेक्स कल्चर्स हैं, ठीक है, बहुत ही जटिल संस्कृतियां हैं, उनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी जो अप्रोच है वो डिडक्टिव पॉजिटिविस्ट अप्रोच मानी जाती है, बिकॉज इन्होंने हमेशा टॉप टू बॉटम को फॉलो किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इनके मेजर वर्क्स, जो कि सिर्फ इतने ही नहीं है, ये सारे इनके मेजर वर्क्स हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। द कमार, इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज, जो कि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को भी दिखाता है। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसका एनालिसिस उन्होंने किया था, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में उसके की एलिमेंट्स बताए थे। देन ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें इनके मेजर वर्क्स के अंदर आ जाती है। अब चलते हैं विलेज स्टडी शमीरपेट की। तो वहाँ पे पहली बात तो ये स्टडी अपने आप में बहुत स्पेशल है, बिकॉज एक मोनोग्राफ, सबसे पहली इंडियन विलेज की पहली मोनोग्राफ स्टडी थी। तो मोनोग्राफ स्टडी क्या होती है, जो किसी एक ही पर्टिकुलर जगह को बहुत ही डेप्थ में स्टडी करती है, ठीक है। तो इनका जो फोकस था वो सिर्फ शमीरपेट विलेज का ही था, जहाँ पे इन्होंने उसके सोशल, इकोनॉमिकल और रिचुअल हर तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करी। जहाँ इनको समझ में आया कि विलेजेस यानी कि गाँव जो है वो ऑटोनॉमस से स्वतंत्र नहीं होते
होते हैं वो हमारे बहुत बड़े सिस्टम का एक पार्ट है जो कि हमारी सोसाइटी को बनाता है, ठीक है। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जो कास्ट है उसका यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, विच मीन्स कि जितने भी कास्ट यहाँ पे अपने अपने रोल्स को और फंक्शंस को निभा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे उनकी खासीकरण के आधार पे है और वो एक फंक्शन मेंटेन कर रहा है सोसाइटी में। एंड दीज ऑल पीपल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये यहाँ पर निर्भर करते हैं, ठीक है। एंड देन साथ में ये भी बताया इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है सोशल रिलीजियस वो बहुत ही अलग अलग होती है, इसमें हमें डिटेल में जाने की इतनी जरूरत नहीं है। दिस इज द मेजर पार्ट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है कि इन्होंने जब रिचुअल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी थी यहाँ पे, ठीक है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था शमीरपेट विलेज का? तो विलेज का स्ट्रक्चर था कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन था, जो कि यहाँ पे कैटल और क्राफ्ट यानी कि कैटल ग्रेजिंग यानी कि चराना जो कि यहाँ पे होता है जानवरों को, उसके बेसिस पे सपोर्ट किया जाता था। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो इन्होंने इस विलेज में ऑब्जर्व करे उसके अंदर आता है पॉटर यानी कि जो आपके कुम्हार होते हैं, कारपेंटर, स्मिथ, बार्बर, वॉशरमैन, धोबी, नाई, ये सब के सब आपके नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन थे शमीरपेट विलेज में। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिचुअल बिलीफ थे यानी कि जो एक रीति रिवाज और एक धार्मिक मान्यता थी वो थी एनिमिज्म और पॉलिथिज्म की, ठीक है, और साथ साथ मैजिक की। तो एनिमिज्म क्या है कि एवरी सिंगल थिंग जो है उसमें सोल होती है। पॉलिथिज्म का मतलब होता है मल्टीपल गॉड्स और डीटीज के अंदर अपना एक फेथ और विश्वास रखना। फेस्टिवल्स यहाँ पे क्या थे यहाँ के जो फेस्टिवल है वो फैमिली लेवल पे मनाए जाते थे, कम्युनिटी के लेवल पे मनाए जाते थे, और हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन जो था वो अच्छा खासा था यहाँ पे। डिस्पाइट बीइंग डिस्टिंक्ट इनका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा उसमें देखा गया। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया चेंजिंग विलेज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। आपका एक प्रोग्राम था जो कि 1952 में लॉन्च हुआ था, विच इज नोन एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको स्टडी करा, उसका इवैल्यूएशन इन्होंने ही करा और बताया कि कितनी सारी कमियां हैं। एंड देन ही ऑल्सो सेड दिस, अगर आप सच में चाहते हैं कि समुदाय का विकास हो तो आपको यहाँ पे ह्यूमन को डेवलप करवाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम्स ये हैं कि चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं और उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमको अथॉरिटेटिव वर्क नहीं करना है, हमें कम्युनिटी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, वहां के लीडर्स को इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट आपके पास आता है कास्ट रैंकिंग एंड लीडरशिप। तो ये भी कुछ लुई डुमोंट की तरह बोलते हैं कि रैंकिंग जो है वो यहाँ पे प्योरिटी पोल्यूशन के आधार पे बंधी हुई है। जो आपके फूड के यानी कि खाने के नियम है, आपके रीति रिवाज और आपके ऑक्यूपेशन या फिर यहाँ पे व्यवसाय है, वो यहाँ पे आपका स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। लीडरशिप जो है वो सिर्फ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स यानी कि प्रभु जो जातियां हैं उनके पास ही रहती हैं, कास्ट नहीं, इंडिविजुअल्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डोमिनेंट इंडिविजुअल्स के पास है, नॉट कास्ट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे जितनी भी चीजें एक्टिविटीज गांव में हो रही हैं उन सबको इन्फ्लुएंस करते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूथ कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने यहाँ पे 4 तरह के यूथ सब कल्चर्स बताए थे। सबसे पहले होते हैं इंडियन हिपीस, जो कि एक बड़ी संस्कृति का पार्ट है, ठीक है। सब कल्चर छोटी संस्कृति जो बड़ी संस्कृति का पार्ट होती है। इंडियन हिपीस, वेस्टर्नाइज्ड इलीट यूथ यानी कि वो यूथ जो कि बहुत अभिजात वर्ग से बिलोंग करते हैं, उसका पश्चिमीकरण भी हो चुका है। एंड देन वो यूथ जो यहाँ पे मिडिल क्लास से हैं कहीं या फिर बहुत ही निचली दर्जे से बिलोंग करते हैं। एंड देन वो यूथ जो कि सबसे पहली जनरेशन के वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए निकले हैं, ठीक है। ये यूथ कल्चर इन्होंने यहाँ पर अपनी खुद की थियरी में बताया है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में ये क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन जो है वो हमारे स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंजेस को लेकर के आता है सोसाइटी में, और इसके यहाँ पे कुछ ऑब्स्टैकल्स है। इसको रोकने वाली क्या चीज़ें हैं? अगर हम लोग यहाँ पे चेंज को बैलेंस करके नहीं चलेंगे और एक ही चीज़ को बहुत बढ़ा देंगे तो शायद सोसाइटी जो है वो एक ही जगह पे झुक जाएगी और बहुत इम्बैलेंस हो जाएगी। और नॉर्म्स जो हैं वो रिजिड नहीं होने चाहिए, नॉर्म्स को बहुत फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है ताकि मॉडर्नाइजेशन अपना काम कर सके। तो इसके क्या की कंपोनेंट्स होते हैं? पहली बात तो मॉडर्नाइजेशन सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक सोशल डिसिप्लिन लेकर के आता है लोगों के अंदर, और हमारी जो पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन है वो उसी के हिसाब से होती है अगर आधुनिकीकरण आता है, सबको ध्यान में रखते हुए। और एक ऐसा सिस्टम ये रखता है जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम, कि अगर कुछ अच्छा होगा तो मॉडर्नाइजेशन आपको अच्छा रिवॉर्ड या फिर पुरस्कार भी देते हुए चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंडियन सोसाइटी। तो इन्होंने यहाँ पे इंडियन सोसाइटी जो इनकी किताब है 1990 की शमीरपेट वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन डाइवर्सिटी, यूनिटी, वर्ना, जाति, किनशिप, जेंडर रिलेशन, ये सब चीज़ें इन्होंने बात करी है, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो भी इन्होंने बताया है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन को हिंडर कर रही है, आप लोगों ने अभी उसको पढ़ा है, ठीक है। इन साथ में ये भी एम्फेसाइज करा है कि ट्रेडिशंस में चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया के विलेजेस आर एक्चुअली चेंजिंग, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ एससी दुबे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। आई होप कि 10 मिनट में आपको ये टॉपिक समझ में आ पाया हो।